हाँ, हम लोग आज तृतीय खंड के 6th पेपर कस्टम पत्र पढ़ने जा रहा हूँ और उस पर बातचीत होगी, जिसका नाम आप लोगों के समक्ष प्रयोजन मूलक हिंदी। हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी को पहले समझ लेते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द क्या है, क्योंकि हम लोग इसको बार बार समझते हैं फिर ही दिमाग से उतर जाता है ना, क्योंकि हम लोग के लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले हम लोग इस प्रकार के कोई नाम नहीं सुने थे, उसको जानना आवश्यक हो जाता है हम लोगों के लिए, है ना। तो सबसे पहले समझिए प्रयोजन मूलक हिंदी। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, बस संक्षिप्त रूप में, कि प्रयोजन मूलक हिंदी अंग्रेजी के फंक्शनल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फंक्शनल उसका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी ट्रांसलेट है प्रयोजन मूलक। और प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग प्रशासन, व्यवसाय, विधि आदि कानूनों के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें कृत्रिमता और कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें अतिरिक्त बातें बिल्कुल नहीं जोड़ी जा सकती। प्रयोजन मूलक हिंदी की व्याख्या करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने कहा है कि यह भाषा सटीक और सर्वमान्य होती है। नपी नपी तुली भाषा का प्रयोग सब प्रयास किया जाता है, एकदम नपी तुली भाषाएं इसमें उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार फिर मोट्टारी सत्यनारायण ने भी लिखा है कि जीवन की जरूरतों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को ही हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। फिर नगेंद्र ने भी कहा है, नगेंद्र, बिल्कुल डॉक्टर नगेंद्र वो प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी जो है, विपरीत कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है। ध्यान दीजिएगा कि वो बोले कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसी खास उद्देश्य से जो हिंदी लिखी जाती है, किसी पर्पज से, तो वो तो हिंदी है, लेकिन उसके विपरीत अगर कोई हिंदी है, होता ही है, तो वो निष्प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका भी उद्देश्य है, वरन बिल्कुल वो क्या है, आनंद मूलक हिंदी होता है। ठीक है, वो हमें आनंद प्रदान करती है। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, निष्प्रयोजन। का उल्टा हुआ वो विपरीत शब्द है, प्रयोजन का उल्टा हुआ निष्प्रयोजन, समझे। तो हम लोग क्या जी कहें जी। कि प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वो किसी खास उद्देश्य के लिए लिखा जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसे जो हिंदी शब्द हैं जो खास उद्देश्य के रूप में नहीं आते, इसका मतलब वो नहीं है कि वो हिंदी निष्प्रयोजन है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं। वो शब्द प्रयोजन मूलक में नहीं आते हैं, तो मतलब उसका ऐसा नहीं कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसका ही महत्व है, वो आनंद मूलक के लिए आते हैं। ठीक ना। उसका हम दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं, उपन्यास, नाटक, इस प्रकार के विधाओं में उसका उपयोग हम लोग करते हैं। समझ रहे हैं बात। जी भैया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रयोजन मूलक शब्द जो है तो बिल्कुल दो शब्द से बने हैं, पहले मैं बता चुका हूँ कि एक प्रयोजन, एक मूलक। और प्रयोजन शब्द का अर्थ जो होता है वो बिल्कुल उद्देश्य के रूप में होता है, उद्देश्य तथा मूलक। मूलक का अर्थ होता है आधारित, अर्थात जो किसी विशेष उद्देश्य पर आधारित होती है, वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो इसको फिर हिंदी भाषा में इसको दो प्रकार में बांट दिया गया है, सौंदर्य परक और प्रयोजन परक। वही मैं बोला कि जो प्रयोजन परक जो हिंदी है, समझ रहे हैं बात, वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो प्रयोजन परक नहीं है वो उसका कोई महत्व नहीं है, वो निष्प्रयोजन नहीं है, बल्कि वो सौंदर्य परक है। उसके भाषा के दो पहलू हैं, सौंदर्य परक और प्रयोजन परक। जो प्रयोजन परक के अंतर्गत आ गए वो प्रयोजन मूलक हिंदी हो गए, लेकिन जो बच गए वो सौंदर्य परक हो गए, जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए, सौंदर्य परक में क्या होता है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया जाता है, उससे हम कविताएं, नाटक आदि आदि रचते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसमें बहुत सारी हम बताए हैं, ऐसे क्रियाकलाप बताए हैं कि इसको, इसकी अलग अलग प्रयुक्तियां हैं, भाषा के प्रयोग पर इसके आधारित प्रयोग हैं। इसमें साहित्यिक रूप में इसके प्रयोग होते हैं, वाणिज्यिक रूप में होते हैं, कार्यालय में होते हैं, राजभाषा के रूप में इसका उपयोग है, विज्ञापन एवं मीडिया के रूप में इसका उपयोग होता है, फिर विधि एवं कानूनी भाषा के रूप में इसका उपयोग होता है, फिर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसकी फिर विशेषताएं मैं बहुत सारी बताया हूँ, जिसमें मैं बताया था कि सबसे पहली बात है कि हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, अर्थात यह तर्कसंगत भाषा है। और हिंदी को के लिए कहा जाता है कि यह सरल एवं सहज भाषा है, जो कहीं भी किसी भी जगह ढल जाती है ना, उसकी भाषा के हिसाब से। तो ये इसकी बहुत ही खास विशेषताएं हैं। और इसका शब्द भंडार इतना विस्तार है,
इसका किसी भी रूप में उपयोग हम लोग कर सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक भाषा है, अर्थात ध्वनि और लिपि में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिसमें जैसे बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। ये बहुत ही साधारण सी बातें हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी को हम लोग कामकाजी हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी आदि आदि कहते हैं। इस हिंदी का प्रयोग प्रशासन विधि, विज्ञापन तथा मीडिया आदि के लिए किया जाता है। इसकी पे अलग अलग बातें हैं, मैं इसकी विशेषताओं पर अभी बहुत बारीकी में नहीं जाऊंगा। आप लोगों के समक्ष है, मैं इसको अब आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग अभी अकेले पढ़ेंगे, नया है, हो सकता है कि आप लोग का ध्यान इस पर एकाग्रता मत नहीं बन पाए और आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाए। तो आप लोगों के साथ ही इसको पढ़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि आप लोग कोई पढ़ना चाहे तो ठीक है, पढ़िए, और कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ देता हूँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। अंशु पढ़ो, तुम ही पढ़ो। हमको ही कष्ट से मिलो। यह जो नोट्स आप लोग के सामने है, नोट्स नहीं है, ये किताब का अंश है। ये है दंगल झारटी की पुस्तक है, प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग। आप लोग नीचे में नाम देख भी रहे होंगे। तो यह किताब है, आप लोग भी खरीद लीजिए। किताब बहुत अच्छी है, जीवन भर काम आएगा। ठीक है, बहुत सारी बातों पर इसमें बात किया गया है, बहुत अच्छी किताब है। और प्रकरण 2 आप लोग देख रहे हैं, जिसे प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में बात की गई है। प्रकरण 1 में भाषा के विषय पे बात की गई है, भाषा कैसे विकसित हुई उसके बारे में, उसके अधिनियम अनुच्छेद के बारे में बात की गई थी। तो मैं उसको छोड़ दिया हूँ, क्योंकि उस पर बात 2 या 3 दिन हो चुकी है। मैं उसको भी फिर से बता दूंगा, अनुच्छेद वगैरह पर समस्याएं आ रही थी तो मैं उस पर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्रयोजन मूलक को थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। विश्व में मानव सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की उन्नत धरोहर को अक्षुण्ण रखने में भारतवर्ष का जो योगदान रहा है, उसमें भाषिक दायित्वों के निर्वाह स्वरूप भारतीय भाषाओं की समन्वयक हिंदी भाषा ही की अहम भूमिका है। ध्यान देंगे, मानव सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, हमारा जो एक ये देखो तीनों तीन क्षेत्र है। मानव सभ्यता सभी जगह अलग अलग है, पूरे विश्व में सभ्यता और संस्कृति अलग अलग चीज है, ध्यान देंगे। और मानव की संस्कृति है, कल्चर, सभी जगह वो भी अलग है। ज्ञान विज्ञान वो भी सभी जगह अलग अलग पाए जाते हैं, और यह दिन ब दिन उन्नत होते जा रहे हैं। तो उन्नत मतलब बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। इस धरोहर को अक्षुण्ण रखने में भारत का जो योगदान रहा है, उसमें भाषिक दायित्वों के निर्वाह स्वरूप, तो ये जो विश्व में इस सभी प्रकार की जो वातावरण बनी हुई है, सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान के उन्नत क्षेत्र में, उसमें भारत का जो योगदान रहा, उसमें सबसे अधिक भाषिक दायित्व के निर्वाह स्वरूप भारतीय भाषाओं के समन्वयक हिंदी की भाषा अहम भूमिका रही। ध्यान देंगे, भारत में जब इसका निर्वाह किया गया, इस दायित्व का, जिसमें भाषा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की, और उसका निर्वाह करने में, मतलब इस सभी धरोहरों को बचाने में हिंदी भाषा की सबसे अहम भूमिका रही। स्पष्ट है। उसके बाद है, हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जिसने भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान तथा संस्कृति को न केवल सघन सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है, बल्कि उनकी अनुरक्षा करते हुए उन्हें नित्य गत्यात्मक भी बनाए रखा है। अब इसमें क्या है, बहुत सी साधारण सी बात है कि हिंदी की विशेषता के बारे में बात की जा रही है कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने भारतीय साहित्य, भारत में जो भी साहित्य रचे गए उसको बचाए रखा, कला, जो भी आर्ट थे अलग अलग, उसको, ज्ञान और संस्कृति, इन सभी को केवल बचाए नहीं रखा बल्कि सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की। समझ रहे हैं, इन सभी को एक सही मायने में आगे बढ़ाने की कोशिश हिंदी भाषा ने किया, और उनकी अनुरक्षा करते हुए उन्हें नित्य गत्यात्मक बनाए रखा, उन्हें प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहा हिंदी भाषा सदैव। आंतरिक सं, आंतरिक संरचना की सौंदर्यशीलता, भाव भंगिमाओं की गहनता, अभिव्यक्ति की तीव्रता और शैलियों की विविधता को समेटते हिंदी साहित्य अनेक उन्नत रूपों में प्रवाहमान है।
समझ गए। आंतरिक संरचना की संदर्शनशीलता, हिंदी जो है अपने भीतर बहुत सारी खूबसूरती को समेटे हुए है, सौंदर्यशीलता को समेटे हुए है, अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमाओं की इसमें गहनता है। भाव भंगिमा समझ गए होंगे आप लोग, कि जो भी भावनाएं मन में उत्पन्न होती है उसको दिखाने की जो कला है, वो सभी भरी पड़ी है हिंदी भाषा के अंतर्गत। अभिव्यक्ति की तीव्रता है, कोई भी चीज को बता देने की क्षमता है, तुरंत उस चीज को भावाभिव्यक्ति कर दी जाती है। एवं शैलियों की विविधता, अलग अलग प्रकार की शैली है इस भाषा के अंतर्गत। शैली मतलब काव्य रचने की क्षमता जो होती है अलग अलग शैली में, उसमें बहुत विविधता, मतलब अनेक प्रकार के हैं इनके पास, सभी को समेटे हुए हैं। हिंदी साहित्य अनेक उन्नतों रूप में प्रवाहमान है, अनेक रूप में यह एक नदी की धारा की तरह बहती जा रही है। और पिछले हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग समझ रहे हैं कि 1000 ईस्वी से है, और उस समय से हम लोग प्रवाहमय है हिंदी भाषा। परंतु आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व प्रस्फुटन एवं फैलाव के कारण हिंदी भाषा की उपादेयता और प्रयोजन मूलता अनेक नए क्षेत्रों में स्वयं सिद्ध होने के फलस्वरूप उसके नए प्रयुक्ति रूप भी उभर कर सामने आए हैं, जिनमें प्रयोजन मूलक हिंदी सर्वोपरि माना जा सकता है। आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अभी जो अब साइंस से हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतने नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसमें बहुत ही चमत्कृत रूप में अभूतपूर्व प्रस्फुटन और फैलाव देखा जा रहा है ना। कितनी जल्दी ये दुनिया बदल रही है, और मोबाइल और इंटरनेट वगैरह आने से तो बिल्कुल बहुत जल्दी हम लोग कुछ भी अब कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व है। इस फैलाव के कारण जो है हिंदी भाषा की उपादेयता और प्रयोजन मूलकता, जो किसी खास उद्देश्य के विषय से हम लोग कोई भी काम अगर करते हैं वो, और उसकी उपयोगिता, सभी अनेक नए क्षेत्रों में स्वयं सिद्ध होने लग रहे हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि नए प्रयुक्ति रूप में उभर कर सामने आने लगे हैं, और नए नए रूप में जो हिंदी सामने आने लगे हैं उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो सबसे अधिक उसका मान सम्मान है, क्योंकि यह किसी खास उद्देश्य और खास शब्दावली के परिप्रेक्ष्य में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारतवर्ष में समृद्धतम साहित्यिक हिंदी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की गई जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। इसमें कोई समझाने की बात तो है नहीं। समृद्धतम साहित्यिक हिंदी की पृष्ठ पार्श्वभूमि पर, जब हमारी हिंदी साहित्य तो बिल्कुल समृद्ध है ही, और उससे बिल्कुल समृद्ध हो गई, और जब वो राजभाषा के पद पर आसीन हो गई, तब हम लोगों को महसूस हुआ कि हिंदी में तो अब सभी कार्यालयी काम, सभी आदेश हिंदी में जारी किया जाएगा। तब हमें प्रयोजन मूलक हिंदी की किसी खास उद्देश्य शब्दावली बनी हुई जो होती है, उस प्रकार की हिंदी की आवश्यकता मुझे पड़ी। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से फैलते प्रसार के साथ भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी उमड़ पड़ी। स्वाभाविक है, विश्व में आएगा तो भारत विश्व से अलग थोड़ी है, तो इसमें भी वह तेजी से फैलना शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी को नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति से सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। स्वाभाविक सी बात है कि राजभाषा का दर्जा मिला हिंदी को, और इतने तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे थे, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदी को हमेशा नए क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। महत्वपूर्ण भाषिक दायित्व, इसके ऊपर भाषा की जो दायित्व होती है निर्वाह करने की, एक जन समूह को एकत्रित और संगठित करने की, ये सभी दायित्व हिंदी पर आते गया, और हमेशा वो एक नए रास्ते से गुजरता रहा हिंदी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों के बदलाव के साथ बदलती हुई स्थितियों की जरूरत के प्रयोजन विशेष के संदर्भ में हिंदी एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता पड़ी जो प्रशासन और ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को अभिव्यक्त कर सक्षमता के रूपायित कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्यामडी जी आप पढ़िए तो। ठीक है ना। राज्य राज्य भाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी
सरकारी कामकाज तथा प्रशासन आदि की भाषा कभी नहीं रही थी। साफ साफ बुझा ही नहीं रहा भैया। हेलो। ग्रुप में पीडीएफ है ना, उसको खोल लो। ठीक ठीक भैया है, खोल लेते। आज जा रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है जी, पढ़ते हैं भैया। राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन आदि की भाषा कभी नहीं रही थी। मुसलमान शासकों के शासन की भाषा उर्दू और अरबी फारसी रही। अंग्रेजों के शासन काल में उसने प्रशासन की भाषा अनिवार्यतः अंग्रेजी ही रही। अतः भारत की राजभाषा बनने के बाद हिंदी को सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के सर्वथा नए अनछुए अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा और तब ऐसी हिंदी की आवश्यकता पड़ी जो परिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो भारत ताकि सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। जा रहे भैया आवाज है। हाँ ठीक है, सुनो। पहले है राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन आदि की भाषा कभी नहीं रही थी। स्वाभाविक है कि पहले अंग्रेज का शासन था, जी जी तो अंग्रेजी जी उस पद पर विद्यमान रही थी। लेकिन बाद में जब उससे पहले मुसलमान शासकों के शासन की भाषा उर्दू और अरबी फारसी रही। फिर उसके बाद अंग्रेजों के शासन काल में उनके प्रशासन की भाषा अनिवार्यतः अंग्रेजी ही रही थी। अतः भारत की राजभाषा जी जी बनने के बाद हिंदी को सरकारी जी कामकाज तथा प्रशासन के सर्वथा नए अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा। स्वाभाविक सी बात है कि जी हिंदी जी नया 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 भाषा उस समय में देश में लागू किया गया, कानून बन गया, तो वो उसको हमेशा नए क्षेत्र नए इलाके से गुजरना पड़ा। तो ऐसी हिंदी की जी आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, जी वस्तुनिष्ठ एकार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो, ताकि अब माइक म्यूट कर लीजिए, युक्त हो, ताकि सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकते। देखिए, जब हिंदी अब परमानेंट फिक्स हो गई कि अब हिंदी ही आज से राजभाषा है, जो भी कामकाज होगा सरकारी चाहे गैर सरकारी, वो अब हिंदी में ही होगा। तो हिंदी में ही नहीं, हिंदी में भी होगा। तो उसके साथ उसके लिए अब नए नए नियम बनाए गए, है ना। ये बनाया गया कि पारिभाषिक शब्दावली हो, ऐसी उसमें शब्द ऐसे बनाया जाए किसी भी चीज को डिफाइन करने का, उसकी परिभाषा को बताने का, और कोई पूछे कि ये क्या है तो उसको हिंदी में बताया जा सके। तो वैसे पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग किया जाने लगा। भाषिक गठन किया गया है कि किस प्रकार के भाषा होंगे, किस प्रकार की वाक्य संरचना होंगे, बहुत सारी बातों पर बात की गई उस समय। वस्तुनिष्ठ एकार्थता, वस्तुनिष्ठ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो हर एक छोटे छोटे चीज को एक अर्थ में ढाला गया। प्रयोजन मूलक में हमेशा एक अर्थता होती है, ध्यान रखिएगा, एक ही अर्थ होता है। अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त की गई ताकि सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सरकारी कामकाज में इसका उपयोग होता है, इसलिए इसमें एकार्थता होती है। ये बहुअर्थी नहीं होता। बहुअर्थी कविताएं वगैरह होती है जो बहुत पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन जब ये 1949 में इसको राजभाषा के रूप में दर्जा मिला, तो उस समय से जो है इसमें एक अलग नियम लाया गया और अलग बात इसमें कही गई। समझ गए हैं बात, इसलिए तो इसका इस्तेमाल
सरकारी कामकाज के लिए काढ़ा जाने लगा। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन और फैलाव के कारण भी इसको अभिव्यक्ति करने के माध्यम के रूप में हिंदी को अपने को सर्वथा नवीनतम रूप में ढालने की सख्त जरूरत महसूस हुई। ठीक है, ये तो ठीक है। ऐसा नया रूप जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, प्रसिद्धों, नवीनतम प्रयोगों, विधियों तथा भाषा संरचना को वैज्ञानिक रूप में अभिव्यक्त कर सकें, ना ऐसी भाषा नए रूप में ढाले जाने लगे जो विज्ञान टेक्नोलॉजी जितने भी मतलब बात नए नए आने लगे ना, जितने भी नई नई टेक्नोलॉजियाँ नए नए तरीके आने लगे, सबको वो अपने भाषा में धीरे धीरे अभिव्यक्त करने की कोशिश करने लगा और उसको इस स्थिति में बनाया जाने लगा। वैसे न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गणित तथा अन्य सामाजिक शास्त्र आदि आदि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों की चिंतन परंपरा के व्यक्ति संस्कृत एवं हिंदी भाषा द्वारा सहज संभव थी, किंतु इन ज्ञान क्षेत्र तथा पश्चिमी से आई नई टेक्नोलॉजी एवं भौतिक शास्त्र, रसायन, इनमें ये दिक्कत है ना इस किताब में कि बहुत लंबी लंबी कविता पंक्ति लिखी हुई है, वाक्य लिखे गए, कोई नहीं देखते हैं। तो न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गणित तथा अन्य सामाजिक शास्त्र जो भी थे, इस सब में भी जो है सो हिंदी भाषा का उपयोग धीरे धीरे होने लगा। ज्ञान विज्ञान आदि क्षेत्रों की चिंतन परंपरा अभिव्यक्त संस्कृत एवं हिंदी भाषा द्वारा सहज संभव थी। स्वाभाविक है कि हिंदी और इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते थे, लेकिन बात यह है, यहाँ पे लगाते हैं ना किंतु, लेकिन इन ज्ञान क्षेत्रों तथा पश्चिम से आई नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो सब वेस्टर्न से आया हुआ था हमारे यहाँ, इसलिए भौतिक शास्त्र, रसायन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आंतरिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी, दूरसंचार आदि अनेक अंशों विज्ञान के क्षेत्रों से संबंध तकनीकी और प्रयोगमूलक कार्य के निर्माण एवं प्रयोग हो सकता है हिंदी भाषा के लिए अनिवार्य रूप से सामने आई। ध्यान देंगे कि जो वेस्टर्न से आया था, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी तरीका, जो अंग्रेजी में था, अन्य भाषा में था, चाइना में, चाइनीज में था, फ्रेंच में था, बहुत सारी बातें थी, तो उस सभी को धीरे धीरे हिंदी के नए रूप में ढाला जाने लगा, उस पर काम किया जाने लगा और धीरे धीरे वो सामने आती जाती गई। इसी के साथ प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से संबंधित परिभाषित शब्दावली, पदावली तथा संकल्पनाओं के पुनः स्थापन, पुनः नियोजन एवं पुनरुत्थान हिंदी भाषा के लिए एक अहम जरूरत बनकर उभरी। प्रशासन, समझ ही रहे हैं प्रशासन क्या होता है। विधि, दूरसंचार मतलब मीडिया वाला बात समझ लीजिए, टीवी, रेडियो, ये सब जो माध्यम है उस सब में। फिर व्यवसाय, बिजनेस क्षेत्र में, वाणिज्य में, खेल कूद में भी, पत्रकारिता आदि सभी सभी में जो है तो पारिभाषिक शब्दावली, पदावली और संकल्पनाओं का फिर से स्थापना किया गया, पुनः उस पर नियोजन किया गया, उसका फिर से उत्थान किया गया, फिर से उसको उभारा गया, उस पर नए नए रूप में काम किए गए। समझ रहे हैं, ये सब हिंदी के लिए सबसे अधिक जरूरत उस समय में थी और उस पर हमेशा काम किया गया। फलतः हमें अंत में निष्कर्ष मिला कि हिंदी एक विशिष्ट प्रयुक्तिपरक रूप उभर कर सामने आया है। वस्तुतः जीवन और जगत की विविध स्थितियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यही भाषा रूप प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। अब देखिए, ये बहुत ही विस्तार में हम लोग को समझाया कि प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या आवश्यकता है, पड़ी कहाँ से आया, नहीं आया, समझ रहे हैं बात। लेकिन अब हम लोग फिर इस बात को समझ गए, हम अपनी भाषा में समझा भी दिए थे, आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा कि परीक्षा में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बस अभी आप लोग समझ गए। हम खुद चाहते हैं कि आप लोग से मेहनत ना करवाएं, लेकिन आप लोगों की है कि मेहनत कीजिएगा तो अच्छे से अच्छा आप लोगों को फायदा मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो आपको ही घाटा मिलेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद है प्रयोजनमूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी क्या है, जो हम लोग आमतौर में बोलचाल की भाषा है, जो हम लोग बात करते हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी समझ गए क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, और व्यवहारिक हिंदी भी समझते हैं। इसको पढ़ के आप लोग समझेंगे, उसमें कोई भी समस्या होगी आप हमें बताएंगे, ठीक है, कि व्यवहारिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में समझने में क्या समस्याएं हुई है। अब चौथा पेज देखिए कि यहाँ पर आपको बहुत सारी डायग्राम बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास हुआ, उसमें फिर हिंदी भाषा आई, फिर अब अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान वो आई, फिर प्रयोजनमूलक हिंदी आई। समझ रहे हैं, फिर उसके बहुत सारे अलग अलग भेद बनाए गए। पहला है प्रमुख तत्व, मतलब प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद प्रक्रिया और भाषिक संरचना। उसके बाद है दूसरा, मुख्य प्रयुक्तियां, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है वो ध्यान दे लीजिए।
साहित्यिक वाणिज्यिक कार्यालय, मतलब नोट्स आप लोग डायग्राम बना लीजिए इसमें दिमाग में सेट करने के लिए। इसको आप लोग नोट करके इस प्रकार से आप दीवार पर चिपका लीजिएगा तो आपको एकदम दिमाग में डायग्राम सेट हो जाएगा पूरा, समझ गए। विज्ञापन भाषा विधि एवं कानूनी भाषा में और वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा में इसका उपयोग किया जाने लगा। इसकी मुख्य शैलियां क्या थी? बोलचाल की भाषा, संवाद, भावात्मक, है ना, भाव की जो उत्पत्ति होती है वो, सामाजिक, पत्र लेखन और प्रशासनिक, इन सभी कार्यों में इसकी उपयोग होने लगा प्रयोजनमूलक हिंदी का। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो अनुप्रयुक्त, वैज्ञानिकता, सामाजिक, भाषिक विशिष्टता। थोड़ी देर पहले इस पर हम चर्चा किए थे, उस पर भी बात हो गई है, फिर से कभी हो जाएगी। मुख्य रूप इसके बहुत सारे भेद हैं, प्रमुख 5 भेद इसके बताए गए हैं। इसके जो है प्रमुख 5 भेद बताए गए हैं, देख लो यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले है कि साहित्यिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, सामाजिक हिंदी, व्यवसायिक हिंदी। मतलब जो भी अभी यहाँ पर विशेषताएं, ये विशेषताएं बोल रहे हैं, इसके जो आप लोग प्रमुख प्रमुख शैलियां देखे हैं या फिर प्रमुख प्रयुक्तियां देखे हैं, उसके लिए उसमें बस अलग अलग इसके भेद है, उसी के अनुरूप इसके अलग अलग भेद माने गए हैं। तो उसको फिर यहाँ पर डिफाइन भी किया गया, परिभाषित भी किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ तक इसको जो है आप पढ़िएगा, समझिएगा। उसके बाद इसके विविध रूप हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी है ना, इसके अनेक सारे रूप हैं, तो इसके अलग अलग रूप भी हैं, उस पर भी हम लोग चलेंगे और उसकी रूप और व्याख्या है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। समय भी लगेगा थोड़ा सा, तो हम लोग इसको अगले कक्षा में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।